नमस्कार सभी छोटे बड़े भाइयों। अच्छा, मैं आज आपको एक नई जानकारी देने वाला हूँ जो आप लोगों के ईएसआई से संबंधित है। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और प्लीज़ इस वीडियो को देखें, समझें इसमें ईएसआई से क्या क्या आपको लाभ मिलते हैं और किस किस तरह की से आजकल जो सारा ईएसआई का डाटाबेस है वो सारा कुछ ऑनलाइन हो रखा है। तो आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन आराम से सब कुछ कर सकते हैं। इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप किस किस तरीके से ईएसआई में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, डॉक्टर को दिखा सकते हैं और आपका जो मेडिकल क्लेम वगैरह है वो कैसे मिलता है, आप कैसे अपने मैनुअल अपडेट जो इतने हैं आप वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो उनको सबको मैं बताऊंगा, तो प्लीज़ आप ध्यानपूर्वक देखें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो इसको शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे आप जैसा देख रहे होंगे गूगल में ESIC पोर्टल एप्लीकेशन ये दिया हुआ है। आप सर्च भी कर सकते हैं लिख के ESIC पोर्टल एप्लीकेशन। इस पर हम सबसे पहले क्लिक करेंगे। ये एप्लीकेशन आप देख रहे हैं ये खुल चुका है। तो इसमें हम एप्लीकेशन पे ही क्लिक कर देंगे ESIC। तो आप लोग अभी देख पा रहे होंगे कि इसमें जो ESI की पोर्टल एप्लीकेशन है वो खुल चुकी है, कुछ इस तरीके से आएगी वो। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो आपका ESI इंश्योरेंस नंबर होता है वो डालेंगे। तो मैं अभी आपको डाल के दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने अपना ESI इंश्योरेंस नंबर डाल दिया है। अभी आप अगर नए हैं तो आपको इस पर लॉगिन भी करना पड़ेगा, तो आपने पासवर्ड भी सेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आप साइन अप पे क्लिक कर देंगे। ये नीचे जो आप साइन अप देख रहे हो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर बीमाकृत व्यक्ति की संख्या लिखेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि आपकी बीमाकृत जो संख्या है वो कितनी है। तो मैं आपको एक बार भर के दिखाता हूँ। आप अपनी जो देखेंगे आपका जो बीमा का फॉर्म है, जो जिसको कार्ड कहते हैं, वो कार्ड कुछ इस तरह से लेफ्ट साइड में लिखा रहता है। उसके बाद आप अगले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है। तो डेट ऑफ बर्थ भी आप अपनी भरेंगे। मेरी तो ऑलरेडी इस तरीके से भरी हुई है। इस तरीके से आपका खुलेगा और नीचे आपने इसमें कैलेंडर पे जहाँ पे 20 लिखा हुआ है वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से ये कुछ फिल हो गया है। उसके बाद आप मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए और ये जो नीचे दिया हुआ कैप्चा है इस कैप्चा को आप इसमें भर देंगे। तो ये कैप्चा भरने के लिए 407D0068 400 जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने कैप्चा इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको साइन अप कर दूंगा। इसने अभी मैं इस पे ऑलरेडी यूजर हूँ, तो मेरा इस पे आप ऊपर देख रहे होंगे यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्लिक हियर टू लॉग इन। अगर आप लोग करते हैं तो आप लोगों का इसमें एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको OTP डालना होगा और पासवर्ड अपना बनाना होगा। तो कुछ इस तरीके से करके आप पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड जब आप बना देंगे तो पासवर्ड ध्यान रखना, आप किसी कॉपी पेन लेके उस पर लिख लेना और उसके बाद उसको डालना। 2 बार डालना होगा जिससे कंफर्मेशन हो जाएगी और आपका पासवर्ड बन जाएगा। तो हम इसको अब आगे सेक्शन में चलते हैं। पासवर्ड बनने के बाद आपके पास जैसे मेरे पास लिखा हुआ आ रहा यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्लिक टू लॉगिन। तो आपके पास क्लिक टू लॉगिन का ऑप्शन आएगा, तो आप इसको लॉगिन कर देंगे। अगर नहीं भी आता है तो आप दोबारा से जब मैंने अभी पोर्टल एप्लीकेशन दिखाया था उसमें जाएंगे और वहाँ पे अपना सारा कुछ डालेंगे। तो वहाँ आपने इस तरीके से जाके जब ये एप्लीकेशन खुल जाएगी
तो आपने अपना इंश्योरेंस नंबर सबसे पहले डाल देना है। उसके बाद जो अभी अभी आपने नीचे पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आप अपना डालेंगे। पासवर्ड हो गया, नीचे आप अपना कैप्चा डाल देंगे और इसको आप लॉगिन कर देंगे। तो अभी आप देख पा रहे होंगे लॉगिन करते ही कुछ इस तरीके से आपका ये पेज जो है वो आपका खुल जाएगा। तो इसमें पेज में आप देख पा रहे हैं सबसे पहले बीमाकृत व्यक्ति का विवरण है। पहले तो आप यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ये सारा कुछ लिखा हुआ आ रहा है, यूजर आईडी नंबर और ये सब कुछ। तो आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है, आपका इंश्योरेंस नंबर क्या है और पंजीकरण की तारीख क्या है और खाता संख्या क्या है। तो खाता संख्या तो आप इतनी जल्दी नहीं डाल पाएंगे क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा वक्त लगेगा और वो मैं अभी बताऊंगा अभी लास्ट में, तो आप देख लेना उसको। उसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं बीमाकृत व्यक्ति का विवरण। तो ये आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से आपका पूरा विवरण खुल के आ जाएगा और आप इसमें देख पा रहे होंगे सारा कुछ किस किस को आपको 7 लाख की पात्रता आपको दी गई हुई है। आपका नाम है, आपका सारी डिटेल है इसमें और आपका एड्रेस भी है और आपके नॉमिनी का भी नाम है और नीचे दिए हुए सारे लोगों के लिए आप किस राज्य के हैं, कर्मचारी के साथ रहते हैं, यस, राज्य क्या है, जिला क्या है और यूएसडी नंबर क्या है, ये सब कुछ आपका आ गया। तो ये पहला सेक्शन हो गया। अब वापस चलते हैं लाभ की पात्रता। ये आप देख रहे हो अगला जो चैप्टर है ये लाभ की पात्रता है। तो लाभ की पात्रता पे क्लिक करेंगे और ये लाभ की पात्रता कुछ इस तरीके से खुलेगी। इसमें आपके ये देख रहे होंगे कि चिकित्सा के लाभ जो हैं पहले हाँ, मातृत्व लाभ हैं नहीं है और अस्वस्थता लाभ हैं, विस्तारित बीमारी, इसमें सब में आपकी डिटेल दी हुई है कि किस में आप किस चीज़ का लाभ ले सकते हैं और किस चीज़ का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो अगर इसमें आप में कहीं कन्फ्यूजन है, किसी को जानना है, तो आप मुझे लिख भी सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। चलो अगले सेक्शन में चलते हैं। ये तो नेचुरली से है, इनमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं। अंशदान विवरण अगला जो है वो ये है अंशदान विवरण। तो हम अंशदान विवरण पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम दावे की स्थिति, धन्वंतरी आवास ई स्वास्थ्य रिकॉर्ड, तो लाभार्थी फीडबैक, औषधालय परिवर्तन का ब्यौरा। तो ये जो है ये आपके काम आ सकता है, औषधालय परिवर्तन का ब्यौरा। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें दिया हुआ है, आपको देख रहे हैं आपकी कौन सी डिस्पेंसरी है, किस डिस्पेंसरी से आप दवाई वगैरह लेते हैं। तो आप इसको चाहे तो इसमें एक डिस्पेंसरी और ऐड कर सकते हैं। वो कैसे होगी, पहली जो है वो आप पहली रहने दो जहाँ पे भी आपकी है, दूसरी आप जहाँ काम करते हैं उस जगह पे आसपास में जो डिस्पेंसरी है उसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसको ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम नीचे वाला जो सेकंड नंबर है इसमें दिल्ली लिखा हुआ है, दिल्ली की जगह हम क्लिक करेंगे और इसमें हम जो भी अपना स्टेट होगा उसको चुन लेंगे। तो मैं उत्तर प्रदेश चुन रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जाने के बाद अगले सेक्शन में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे। डिस्ट्रिक्ट में मान लो मैं फर्रुखाबाद को चुनता हूँ। फर्रुखाबाद हमारा डिस्ट्रिक्ट आ गया, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप डिस्पेंसरी सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे एक ही डिस्पेंसरी शो कर रही है, तो हमने ये डिस्पेंसरी सिलेक्ट कर दी है। डिस्पेंसरी फर्रुखाबाद सेलेक्ट करते ही यहाँ पे फर्रुखाबाद 4/30 ये जो एड्रेस है ये आ गया है। अब इसको आप नीचे जाएंगे और ये देख रहे हैं आप यहाँ पे ये अपडेट का ऑप्शन है, तो आप इसको अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद ये जो डिटेल है आपके एम्प्लॉयर के पास चली जाएगी और एम्प्लॉयर इसको जब वेरीफाई कर देगा तो ये डिस्पेंसरी आपके उसमें ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप 2 डिस्पेंसरी का लाभ ले सकते हैं, जब आप अपने घर पे हो तो वहाँ की डिस्पेंसरी और जब आप काम पे हो तो यहाँ की डिस्पेंसरी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लाभार्थी फीडबैक है और ये धन्वंतरी आवास
आपका ई स्वास्थ्य रिकॉर्ड है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप लगातार स्वास्थ्य रिकॉर्ड आप अपना देखना चाहते हैं, लगातार आप दवाई ले रहे हैं, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ एक बार आपको इसमें भी दिखाने की। तो मैं सबसे पहले इस पर क्लिक करूँगा। चलते हैं अंशदान का विवरण। तो अंशदान का विवरण कुछ इस तरीके से मिलता है आपको। ये देखो, ये खुल गया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी टोटल। ठीक है, तो ये अंशदान का विवरण है। कुल मासिक जो आप इसमें ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप अक्टूबर, ये देखो अंशदान की साल 2024, अगर हम इसको 2024 की जगह 2023 कर देंगे और 2023 में अप्रैल से सितंबर तक कर देते हैं और इसको हम प्रस्तुत करते हैं यहाँ से, तो जो अभी हमारा डाटाबेस है वो हमारा सैलरी पैकेज क्या था, कितना था, ये देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये टोटल आ गया है। इतने इतने रुपए की कुल मजदूरी थी, टोटल भी आ गया। दिन कितने थे, ये थे, और हमारा ईएसआई कितना कितना गया था, ये था। ये आप देख रहे हो, अपनी पे स्लिप पे भी देख लेंगे, वहाँ भी मिल जाएगा आपको। टोटल जो ईएसआई है वो 933 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है, और वो भी 6 महीने में। तो इसी तरीके से आप डेट चेंज करके कभी भी आप देख सकते हैं। तो हम अब यहाँ से एक बार फिर वापस चलेंगे। इससे आगे है जो सबसे मेन है, वो है अपडेट पार्टिकुलर। तो अपडेट पार्टिकुलर पे आप जैसे क्लिक करेंगे, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो जल्दी खुलती हैं, कुछ थोड़ा टाइम लगाती हैं। तो इसमें आप देख रहे हो सारी डिटेल आई हुई है, लेकिन इसमें कि आप अपडेट पार्टिकुलर पर्सनल डिटेल, अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे पर्सनल डिटेल पे, अपडेट करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, ये देखो कुछ इस तरीके से आता है। नेम है आपका, और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है, फादर्स नेम है, और आपने इसमें जो भी अपडेट करना है उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ एविडेंस यहाँ पे। तो और इसको आप यहाँ नीचे दियो, आई हियरली डिक्लेयर दैट द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड वी हैव आई आल्सो अंडर टेक टू इंप्लीमेंट चेंजेस। फिर यहाँ से आप अपडेट को कर देंगे, सब कुछ इसको फिल करके, तो ये अपडेट हो जाएगा। चलो हम इसको क्लोज करते हैं, अगले पे बढ़ते हैं। डिस्पेंसरी डिटेल, पर्सनल डिटेल के बाद अगला आता है डिस्पेंसरी डिटेल। तो जैसे डिस्पेंसरी डिटेल पे आप क्लिक करेंगे, आपका कुछ इस तरह से डिस्पेंसरी की डिटेल खुल के आ जाएगी। अभी आपने डिस्पेंसरी डिटेल में करना क्या है, चेंजिंग करनी है या नहीं करनी है। तो अगर आप करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और अगर आप कहीं दूर हैं तो आप जैसे इसमें देख रहे हो, देयर फॉर नंबर इतना इतना हैज़ बिन ऑलरेडी देयर फॉर चेंज रिक्वेस्ट। तो मैंने एक भर रखी है इसमें, एक डिस्पेंसरी मैंने यहाँ की दिल्ली की ली हुई है, और एक डिस्पेंसरी मैं अपने होम टाउन की इसमें डाल रहा हूँ। तो मैंने नीचे वाली डिस्पेंसरी जो थी उसको मैंने कुछ इस तरीके से क्लिक करा, ये पेज खुला, इसमें हम दिल्ली दिल्ली की है इस वजह से। दूसरा है कि आप यहाँ से जो पहला ऑप्शन आता है ना, पहले वाले में आप दिल्ली रखना चाहते हैं, दूसरे वाले में आप ये, आप इस तरीके से खोलेंगे इसको, तो इसमें पूरा आ जाएगा आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, और उस स्टेट में आप जैसे मान लो मैंने अपना यूपी कर लिया, तो यूपी जैसे आप करोगे उसमें आ जाएगा सिलेक्ट, इधर आ जाएगा सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का मैंने मान लो यूपी में कोई जगह ले लिया, जैसे मान लो अलीगढ़ ले लिया, तो अलीगढ़ लेने के बाद आ जाएगा इसमें आप डिस्ट्रिक्ट। अलीगढ़ में ईएसआई की डिस्पेंसरी जो है वो ये हैं, शासनी अलीगढ़ और हॉस्पिटल कैंपस शासनी गेट अलीगढ़ यूपी ईएसआई डिस्पेंसरी। ठीक है, तो आप इनमें दोनों में से कोई सी भी सिलेक्ट कर लें, उसका एड्रेस यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जब आप जैसे अलीगढ़ में मैंने अभी करी नहीं थी, तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लो मैं इलाहाबाद लेना चाहता हूँ,
इलाहाबाद में हमने ये क्लिक करा, इस क्लिक करके यहाँ सिविल लाइन इलाहाबाद यूपी ESI डिस्पेंसरी, और ये दोनों आ गए। तो मैंने इसको जैसे कर दूंगा क्लिक किसी एक को दोनों में से, उसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। और आप यहाँ पे इसको, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक कर रखी है तो मेरे में ऑप्शन नहीं आ रहा, आपका यहाँ अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा, क्लोज के साथ ही अपडेट का ऑप्शन आएगा। तो आप इसको यहाँ से अपडेट के लिए डाल देंगे तो आपकी दूसरी ESI की डिस्पेंसरी ऐड हो जाएगी। एड्रेस डिटेल अगला है, एड्रेस डिटेल। तो हम एड्रेस डिटेल में जाएंगे। जो एड्रेस हमने भरे हुए हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे प्रेजेंट ये एड्रेस है। तो ये एड्रेस डिटेल भी आप अगर चेंज करना चाहें तो ये भी आपकी हो जाएगी। और यहाँ पे जो एडिट का दिया हुआ है, फ़ोन नंबर आप एडिट करना चाहें वो एडिट हो जाएगा। यहाँ से सिलेक्ट ID प्रूफ टाइप के होते हैं, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, आधार, ये जितने कार्ड वगैरह होते हैं उनमें से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर लास्ट में आपने ये करना है और अपडेट पे क्लिक कर देना है। ये अपडेट इसी तरीके से अपडेट हर जगह आएगा। तो हम अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है नॉमिनी डिटेल। तो हम नॉमिनी डिटेल पे क्लिक करेंगे। नॉमिनी डिटेल पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से जाएंगे और अपने नॉमिनी का जो नाम है उसको चेंज कर देंगे, एड्रेस चेंज कर देंगे और उसकी जो डिटेल हम भर देंगे उसमें कुछ इस तरीके से, नॉमिनी नाम किसका नाम भरना है, उसके साथ आपका रिलेशन क्या है। ये इस तरीके से रिलेशन आते हैं कि आपके क्या रिलेशन है, डिपेंडेंट सन है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, या फादर है, या आपकी वाइफ है, कौन है। तो आप इस तरीके से भर सकते हैं। सारी डिटेल भरने के बाद आप यहाँ से नीचे जाएंगे, इज नॉमिनी इज फैमिली मेम्बर, तो आप बोलोगे यस मैं फैमिली मेम्बर है। उसके बाद क्या, आप यहाँ से इसको उसका कोई प्रूफ होगा वो लेके और यहाँ पे आप उसको अपलोड कर देंगे। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नॉमिनी डिटेल से। अभी जो आगे वाला है वो है फैमिली डिटेल्स। तो हम ये फैमिली डिटेल्स में जाएंगे। फैमिली डिटेल्स में जो खुल के आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। आपका पूरा सेक्शन होगा इसमें, ये देख सकते हो आप सबका नाम और सबका किस मेरे साथ क्या रिलेशन है, वो सब रिलेशन, और ये स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट और एक्टिव। तो इस तरीके से आप अगर यहाँ पे किसी फैमिली मेम्बर का नाम जोड़ना चाहते हैं अपने ESI में तो वो आपको यहाँ पे जोड़ना है, नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, रिलेशन विद एम्प्लॉयज, यहाँ पे जो भी आपके साथ रिलेशन है उसका वो लिख देना है, सेलेक्ट कर देना है। और उसके बाद स्टेट प्लेस ऑफ रेजिडेंस, इफ़ नो स्टेट ऑफ प्लेस रेजिडेंस का करके और एक्टिव स्टेटस कर देना है। यहाँ पे ऐड करेंगे आप और उसके बाद उसके 2 प्रूफ होंगे वो लगा के अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आप इसको यहाँ से, ये मैंने ऑलरेडी करा हुआ है तो अब इसमें मेरा ये पेंडिंग अप्रूवल दिखा रहा है इसलिए मेरा ऑप्शन नहीं आ रहा। आप जब करेंगे तो यहाँ पे नीचे अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से अभी फैमिली डिटेल से आगे बढ़ेंगे और अब जाएंगे बैंक डिटेल। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखें इसको। आप इसमें अपना बैंक का डिटेल भरेंगे तो बैंक का डिटेल में सबसे पहले आपका क्या आता है, नाम ऊपर आप पढ़ रहे होंगे, उसके बाद आएगा IFSC कोड। तो यहाँ पे बैंक की IFSC कोड भर देंगे आप। उसके बाद ये आप यहाँ खोजे का भी ऑप्शन आ रहा है, आप जैसे IFSC कोड भरेंगे तो उसमें खोजने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद कुछ इस तरीके से बैंक डिटेल आप पूरी अपने दस्तावेज भर देंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं जब पूरा भरेंगे उसके बाद आप देखेंगे यहाँ प्रस्तुत करें। तो प्रस्तुत करें जब आएगा उसके बाद आपके पास एक ये आ जाएगा, फॉर दिस IP बैंक डिटेल आर ऑलरेडी वेरीफाइड। मेरे पास है ये ऑलरेडी वेरीफाइड, जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं, फॉर दिस IP बैंक डिटेल आर ऑलरेडी वेरीफाइड, ये ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुकी है। जबकि आप जब भरेंगे तो यहाँ पे आएगा दिस बैंक डिटेल वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय ब्रांच ऑफिस। तो आपने आपका जो ब्रांच ऑफिस जो भी होगा, जैसे यहाँ दिल्ली के हैं तो दिल्ली में, किसी और जगह के हैं तो वहाँ पे जहाँ भी आपका ब्रांच ऑफिस होगा उस ब्रांच ऑफिस में अपना पासबुक बैंक का और आधार कार्ड
या फिर अपना चेक बुक जो होता है उसको लेके जाएंगे और वहाँ पे जाके इसको आप वेरीफाई करवाएंगे। जब वो वहाँ से इसको अप्रूवल दे देंगे तो उसके बाद ये वेरीफाई हो जाएगा और फिर कुछ इस तरीके से आपकी बैंक डिटेल ईएसआई के पोर्टल पे आपकी सबमिट रहेगी। अगर निकट भविष्य में कभी आपने कोई क्लेम लेना है तो आप उस क्लेम के लिए आपको कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो आगे हम देखते हैं। अभी ये जो नगद हित लाभ दावा अनुरोध प्रस्तुतिकरण है जमा करना, ये वाला हम इसको एक बार फिर से खोलते हैं। अभी आप देख रहे हो ये खुल गया है पेज पूरा। तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखें कि इसमें हमारा जो है ये आपने देखा होगा, इसमें सर्टिफिकेट जो पड़े हुए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। तो इसमें देखो पहला सर्टिफिकेट है ऑनलाइन 22/1/2024 को। अभी ये सबमिट करा हुआ है इसलिए यहाँ व्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा है, डिलीट का। तो हम कुछ इस तरीके से सर्टिफिकेट रहेंगे 1 2 3 4 5, इसमें 5 दिए गए हैं क्योंकि मुझे 5 ही बार का बेड रेस्ट मिला था, 5-5 दिन का। तो मैंने इसमें 5 के पाँचों दिखाए गए हैं। तो जो हम हॉस्पिटल से कागज़ मिलते हैं फिर हम जाते हैं उनको वेरीफाई करते हैं, जमा करते हैं, तो वो सब करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इन पे पाँचों पे क्लिक कर देंगे। जो आपको ये सिलेक्ट बॉक्स दिया गया है 1 नंबर के सामने, इन बॉक्सों को सबको सिलेक्ट करके और आप अपना इसमें क्लेम पीरियड फ्रॉम डेट, तो पहला फ्रॉम डेट कौन सी होगी 22/1/2024 और टू डेट किस डेट तक है तो ये है 13/2/2024 तक। तो पहला जनवरी में मेरा पहला इशू हुआ था और लास्ट वाली जो डेट है, या आप सरल भाषा में समझ लो, पहला जो ऊपर सबसे पहला वाला है वो ऊपर के बॉक्स में भरना है और नीचे वाला नीचे जो सबसे लास्ट में वो नीचे वाले में भर देना है। भरने के बाद आपने यहाँ पे डिक्लेरेशन सिलेक्ट करनी है और करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। नीचे यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं, इसको यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो आपका ये सबमिट हो जाएगा और उसके बाद फिर आप उसको देख सकते हैं कि आपका अप्रूवल हुआ है या नहीं हुआ, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं हम नगद हितलाभ दावा अनुरोध प्रस्तुतिकरण जमा करना में गए थे, उसके नीचे है नोटिफिकेशन स्टेटस ऑफ योर रिक्वेस्ट। तो हम इसको आप इस पर क्लिक कर देंगे, कुछ इस तरीके से खुलेगा। तो इसमें आपने देखा 3 स्थिति इसमें दी हुई है। पहला है आईपी पार्टिकुलर चेंज स्टेटस। जो ये आईपी पार्टिकुलर चेंज स्टेटस क्या है, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि आपने अपने फैमिली के बारे में या किसी का नाम जोड़ना है या कोई डिस्पेंसरी है या कुछ जो भी मैंने अभी बोला था, बताया था आपको पीछे, इसको क्लिक करेंगे तो वो स्टेटस आपको दिखेगा। चलो मैं एक बार आपको दिखाता भी हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको क्लिक कर दिया, इसमें ये आ गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो अपडेट्स हैं, मैंने 4 बार अपडेट्स की हुई हैं। तो चारों अपडेट में आप देख रहे हो ये राइट साइड में पहली ऊपर वाली अप्रूव्ड हो गई, नीचे पेंडिंग विद एम्प्लॉयर, पेंडिंग विद एम्प्लॉयर, पेंडिंग विद एम्प्लॉयर, 3 है। एक तो डिस्पेंसरी का और एक अलग है जो मैंने नाम ऐड करे थे उनके। तो ठीक है हम इसको क्लोज करते हैं। तो जिस तरीके से आपकी डिटेल आती रहेगी पार्टिकुलर में जो भी आपने अपडेट करा है उसके लिए। तो हम दोबारा से इसको फिर से क्लिक करेंगे और सेम वही प्रोसेस रहेगा। दावे की स्थिति, आपने अगर कोई अपना बिल जमा किया हुआ है तो दावे की स्थिति आप देख सकते हैं। क्लेम इंटीमेशन रिक्वेस्ट स्टेटस, तो जो हम अभी मैंने आपको पीछे बताया था वही है, इसको हमने ये कर दिया है। अब इसमें आप देख रहे हो कि जो मैंने क्लेम इंटीमेशन आईडी जो है वो ये नंबर आ गया है कि ये आपकी आईडी है और ये बेनिफिट टाइप लिख के आया हुआ है। इसके आगे 15/2/2024 को मैंने डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम इंटीमेशन 15/2/2024 को ये करा था। स्टेटस इसमें दिखा रहा है स्टेटस ऑफ योर क्लेम इंटीमेशन पेंडिंग विद ब्रांच ऑफिस। अगर आपका रिजेक्ट होगा, अभी तो ये ब्रांच ऑफिस में पेंडिंग दिखा रहा है, अगर रिजेक्ट होता है कुछ होता है तो ये आगे आपका रिमार्क है, इसमें आपको शो कर देगा कि आपका पास हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये
सबसे मेन है जो आजकल आपको सब जाओगे जहाँ भी हॉस्पिटल में या कहीं भी ब्रांच ऑफिस में, तो वो लोग आपको बोलेंगे कि आप इसको ऑनलाइन सबमिट करिए। तो यही मेन स्टेटस है इसका कि आपने किस तरह से उसको ऑनलाइन सबमिट करना है। तो मुझे लगता है कि आप अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि मैंने आपको क्या समझाया है। और ये दूसरा है यूजर मैनुअल। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है, आप इसमें एक बार देख लो। इस तरीके से आप इसको खोलोगे तो अब जैसे मैनुअल आपको जमा करना है, तो इसी सारे फॉर्म हैं जो आपको मिल जाएंगे, आप किसी पे भी क्लिक कर दो, ये फॉर्म इसमें आ जाएंगे, उनमें पूरी डिटेल आ जाएगी कि किसी तरीके से आपको ये भरना है। तो मुझे लगता है कि अभी तक मैंने ये सारा कुछ क्लियर कर दिया। और अगर आप लोगों को कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, कह सकते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसके विषय में और जानकारी दूँ। तो अभी आप देख पा रहे हो ये भी एक बहुत इमरजेंसी ज़रूरी चीज़ है। तो मैं आप इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, इसमें भी सारा कुछ वही डिटेल है। ये ऐप होता है, आप गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन इसमें जो सबसे मेन है वो ये है कि आप किसी भी डिस्पेंसरी से रेफ़र कराने के बजाय डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, चाहे डिस्पेंसरी की हो या हॉस्पिटल की हो। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले अपॉइंटमेंट किस तरह। आप देख रहे हो ऊपर वाला सेक्शन है सेल्फ फैमिली आधार सीडिंग का, हेल्थ रिकॉर्ड का, माई हेल्थ सेंटर का, ये जानकारी है। आप इसको अगर यहाँ क्लिक करोगे तो आपकी डिस्पेंसरी का नाम आ जाएगा। इसी तरह हेल्थ रिकॉर्ड आप देखना चाहोगे, वो भी अपॉइंटमेंट में मेन है। तो मेन अपॉइंटमेंट किस तरह से बुक करते हैं, सीधा हम नीचे देखते हैं अपॉइंटमेंट, ये सेकंड लाइन में है, इस पर हम क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से ये खुल जाएगा। तो सबसे पहले हमने नीचे बुक अपॉइंटमेंट करना है। अभी हमको किसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी है, हम अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं या घर में किसी सदस्य को या खुद को दिखाना चाहते हैं, तो मैं आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करके दिखाता हूँ। तो इसमें हम अपना ही नाम सिलेक्ट कर लेते हैं और नीचे नेक्स्ट कर देंगे। करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा, इसको हम इस तरीके से कुछ खोलने क्लिक करेंगे एरो पे, और हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी किसकी हम लेना चाहते हैं तो उस जगह के लिए हम सिलेक्ट कर देंगे। तो चलो हॉस्पिटल सिलेक्ट करता हूँ। हॉस्पिटल के बाद ये जैसे हॉस्पिटल सेलेक्ट करते हैं उसके बाद नीचे फिर से आ जाता है। तो पहले पे हम इस तरह से करें, विद इन सेम ईएसआई हॉस्पिटल, अदर ईएसआई हॉस्पिटल। तो अगर आप किसी हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ के लिए आप अदर ईएसआई हॉस्पिटल करेंगे। अगर सेम हॉस्पिटल में आप दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए बीच वाला सेम ईएसआई कर देंगे। उसके बाद नीचे आएगा ये इस तरीके का। तो इसमें है कि सेम स्पेशलिटी फॉलो अप विजिट, इसको हम कर देंगे सेम वाले को। नीचे हम ऑफलाइन रेफरल डिटेल कर देंगे, ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन कर देंगे। आगे ये डेट के लिए ऑप्शन आएगा, आप डेट पे क्लिक करेंगे। आज देख रहे हैं आप 14 तारीख है, हमने 14 तारीख क्लिक कर दिया। और हमको आगे एक हफ्ते में किस दिन अपॉइंटमेंट चाहिए, 14 की ही चाहिए, 15 की चाहिए, 16 की, 17, 18, 19, 20, 21 तक के लिए ये दिखा रहा है। तो मान लो सपोज दैट हमने 14 की ले लेते हैं या फिर हम 15 को ले लेते हैं कि हमने 15 को करना है। तो 15 को हमने इस तरह सिलेक्ट करा, नीचे देखा नेम सिलेक्ट लिखा है, प्लीज़ सिलेक्ट हॉस्पिटल नेम। तो इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से हॉस्पिटलों की डिटेल खुल के आएगी कि किस हॉस्पिटल में आप जाना चाहते हो। तो चलो हम ओखला सेलेक्ट कर देते हैं। ओखला के बाद नीचे आएगा स्पेशलिटी, तो इसमें आप प्लीज़ सिलेक्ट स्पेशलिटी पे क्लिक करेंगे। इसमें सारे विभाग खुल के आ जाते हैं। आप आयुर्वेदा में जाना चाहते हैं, बायोकेमिस्ट्री में जाना चाहते हैं, कार्डियो या ये कार्डियोलॉजी में जाना चाहते हैं, कैजुअलिटी इमरजेंसी, डेंटल सर्जरी, इस तरीके से आपके आई का है, कान का है, दांत का भी है। तो आप जिस नेरोलॉजी का है, आप जिसमें भी जाना चाहें उसको आप सिलेक्ट करेंगे। तो मैं आपको एक सिलेक्ट करके कोई सी दिखा देता हूँ। तो हमने एक सिलेक्ट कर ली है, चलो जनरल सर्जरी या फिर आई का कर देता हूँ। आँख का मैंने कर दिया और इसको हम प्रोसीड करेंगे। तो जैसे प्रोसीड पे नंबर का आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ये खुल के आएगा सामने। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपने किस टाइम पे अपॉइंटमेंट बुक करनी है। मान लो 11 बजे करनी है तो ये 11 बजे कर देंगे, 9 बजे करनी तो 9 बजे कर देंगे। जिसको आप क्लिक करेंगे वो ब्लू कलर का हो जाएगा और सब
इसी टाइम पे आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। इसके बाद आप देखेंगे सबसे नीचे देखेंगे सिलेक्ट एंड प्रोसीड। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से, तो 4 मिनट के अंदर आपको ये ऑप्शन देता है कि आप इसको कर लें। तो आपको फ़ोन नंबर दिखाई देगा, आपको इसको करके और प्रोसीड पे कर देंगे तो ये आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। और बुक होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से हिस्टोरी में ये दिखाई देगी कि आपने अपॉइंटमेंट बुक करी है, कब थी, क्या थी। तो आप जब इस तरीके से आपकी ये दिखाई देगी तो आप इसमें देख पा रहे होगे सेकंड नंबर पे चेक इन लिखा हुआ है, नीचे नंबर पड़ा हुआ है। तो लास्ट के 4 डिजिट जो 15-12 आप देख पा रहे हैं इसके चेक इन नंबर, वो 15-12 ही आपका चेक इन नंबर उस दिन का होगा। तो आप आराम से जाके वहाँ पे जाके दिखा सकते हैं। डॉक्टर पूछेंगे या गार्ड पूछेगा, उसको अपना चेक इन नंबर जनरेट कर लेंगे। उस समय जब आप जिस दिन जाएंगे, जिस दिन आपकी डेट होगी, उस दिन रात को 12 बजे के बाद चेक इन नंबर जनरेट हो जाता है। तो चेक इन नंबर आप जनरेट कर लें और जनरेट करके उसको यस कर दें। उसके बाद आप जब दोबारा से स्टोरी में जाएंगे तो आपका सबसे ऊपर वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, सबसे ऊपर वाला। तो उसमें ये पीछे के जो 5 डिजिट होते हैं चेक इन नंबर के, ये आपको याद रखने, वो अपना फ़ोन साथ लेके जाएंगे और वहाँ पे गार्ड को दिखा के और वहाँ से अपना पर्चा भी बनवा लेंगे। चलो, तो कैसा रहा, आप लोगों को कैसा लगा, तो मुझे आप बताना कि मैंने जो आपको जानकारी दी है आपके काम की है या नहीं है। वैसे तो मैं चाहूँगा भगवान न करे आपको किसी को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े, लेकिन फिर भी क्या करें, कभी न कभी ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो इसलिए मैंने जानकारी अपने बेस पे अच्छी तरीके से दी है। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ, इसमें जानकारी में कुछ अभाव रह गया है, आपको नहीं मिल पाई है सही से जानकारी सटीक, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली कमेंट्स करके आपको उसकी डिटेल बता दूंगा। तो ठीक है, मैं अब अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अगर ज़रा सी भी मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शब बखैर।